स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपी ट्रिपल 80 यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। और ये सिलेबस किसका है? ये मुख्य सहायक जो है मुख्य सेविका पद का जो सिलेबस है वो आज जारी हो चुका है। आज का मतलब है कि दिनांक 31 अगस्त को जो है सिलेबस जारी हो चुका है, जिसका आपको इंतजार था कि यूपी ट्रिपल 80 में जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो मुख्य सेविका का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे की जाए, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस है वो आज जारी हुई है, इसमें क्या है, आवश्यक सूचना में क्या बताया गया है, सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 जिन्होंने 2021 में पेट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मुख्य सहायिका के पद पे जो भी वैकेंसी आई थी उनको जिन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने मतलब जो आवेदन हैं उनको स्वीकृत कर लिए गए थे। अब उनके बाद सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, सिलेबस जारी किया गया है। अब देखिएगा, मुख्य सेविका के रिक्त पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की आयोजन यानी कि योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपकी 2600 जो पोस्टें थी, 2600 प्लस पोस्टें थी, और ये जो पोस्टें हैं ओनली फीमेल के लिए ही थी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट में हैं तो आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा एक पाली में होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एक डेट में एक ही पाली में कंप्लीट हो जाने वाला है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 होगी। कुल प्रश्न उसमें 100 होंगे, और इसमें जो समावधि होगी, इसका मतलब जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे की बात करें या फिर 120 मिनट की बात करें, दोनों बातें हमारी सेम होगी। परीक्षा के कुल जो है वैकल्पिक यानी कि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और वैकल्पिक प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रकार के यहाँ पे क्या होंगे, आपके एग्जाम होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे यानी कि 100 प्रश्न होंगे, और टोटल मार्क्स मैक्सिमम कितने होंगे? 100 मार्क्स होने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक भी यहाँ पे होंगे, जिसको आप निगेटिव मार्किंग कहते हैं, वो भी यहाँ पे होने वाला है। जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% जो है अंक काट लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, जैसे आपने टोटल प्रश्न कितने किए, तो टोटल आपने 60 क्वेश्चंस किए। टोटल क्वेश्चंस आपने कितने किए? 60 क्वेश्चंस किए, जिसमें से आपने 12 क्वेश्चंस गलत कर दिए। गलत कर दिए तो आपके सही क्वेश्चन कितने हो गए? 48 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए? सही हो गए। अब ये जो आपने 12 क्वेश्चंस गलत किए हैं, इनका 1/4 किया जाएगा। इनका 1/4 मतलब है कि इसका 1/4 किया जाएगा, और 1/4 में जो भी आएगा उसको घटाना पड़ेगा आपके राइट नंबर पे। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12। इसका मतलब है जो 3 नंबर है, आपने 12 क्वेश्चंस गलत किए, उसकी वजह से आपके 3 नंबर आपके सही क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे, और आपके जो यहाँ से -45 से आप 3 घटा देंगे, 48 से आप 3 घटा देंगे, तो आपके जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो 45 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 100 में। 100 में आपके 45 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका विषय होगा, ना यहाँ पे हिंदी पूछी जाएगी, ना रीजनिंग, ना मैथ, ना ही आपका जीके जीएस, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पूछा नहीं जा रहा है। इसका जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है। यूपी ट्रिपल 80 ने बिल्कुल नया सिलेबस इसका जारी किया गया है, और सिलेबस इसका क्या है इसके बारे में हम सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रश्नों की संख्या वो 100 है, और निर्धारित जो कुल अंक हैं वो क्या है, निर्धारित कुल अंक आपके 100 के ही होंगे, और समाधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट समय आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होगा। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। हाँ, सिलेबस से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना मैथ, ना रीजनिंग, ना जीके जीएस,
इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट था, जो आपका बीए में सब्जेक्ट था, उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसकी जो तैयारी है हम अपने चैनल पे करवाने वाले हैं और आपको टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैनल है वो है कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल। यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल ये चैनल हमारा है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पे हम तैयारी जल्द ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। और जो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे वो आपको लेसन बाय लेसन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी इसकी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। जैसे ही हमारे पास बच्चे बहुत सारे मतलब जुड़ते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी ही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस इसकी चाहिए। वहाँ तुरंत हम जितनी जल्दी आपके कमेंट्स आ जाएंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पे तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें जो है आपके टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले कि मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है। समझ रहे हैं ना कि आप लोग जिस पोस्ट के लिए आपका चयन किया जाएगा उसके लिए आपकी भूमिका क्या होगी और आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, आप लोगों को करना क्या होगा इस पोस्ट के लिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद विवाह, उसके बाद परिवार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जाति लिंग के बारे में, इसकी समानता, धर्म और भाषाएं का ज्ञान भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको होंगी क्योंकि आपका जो पद होगा वो मुख्य सेविका का होगा। कौन सा पद होगा? मुख्य सेविका का होगा। अगला जो हमारा है वो सामाजिक समस्याएं, समाज में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जो भी बच्चे हैं और जो भी महिलाएं हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है, क्यों वृद्धि हो रही है और इसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है गरीब, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल विधिवत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऊर्जा, बेसल उपचार क्या होते हैं, यानी कि आप बेसिक उपचार कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद संतुलित आहार होना चाहिए। देखिए कुछ टॉपिक इसमें आएंगे जो आपके साइंस से रिलेटेड होंगे, वो जो टॉपिक होंगे वो हम बहुत अच्छे से आपको कवर करवा देंगे। भोजन का कैलोरी मान क्या होता है, इसका मतलब है कि जो भी महिलाएं होती हैं या जो भी बच्चे होते हैं उनको कितने कैलोरी में ऊर्जा, यानी कि कितने कैलोरी में उनको भोजन दिया जाए ताकि वो जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें और उनका वजन भी क्या रहे, प्रबंधन में रहे। उनका वजन जो भी कम होता है वजन बच्चों का, तो उनके लिए कितनी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कौन कौन से इन्हें खाद्य पदार्थ दिए जाएं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद बात करें कि उसके बाद भोजन की आवश्यकता घटक, जैसे भोजन के जो हमारे आवश्यक घटक होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो प्रोटीन क्या होती हैं, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से उसमें प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस जो है खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वसा, किन किन चीज़ों से हमें वसा प्राप्त हो सकती है। विटामिन हमें किन किन चीज़ों से विटामिन मिलती है। और खनिज, और उसके बाद पानी में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, उनको दूर करने के लिए जो है इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इनमें स्रोत जो है, इनके स्रोत बताना है, कार्य बताना है और आवश्यकताएं भी इनकी बतानी है। और इससे कमी होने वाले रोग, इसका मतलब है जैसे प्रोटीन से कमी आपको कौन सा रोग हो जाएगा, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या हो जाएगा। उसके बाद विटामिन की कमी है तो आपके अंदर जो है कौन सा रोग हो जाएगा, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टिहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात की समस्याएं जो होती हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगला है जो हमारा 11 नंबर है
कि विकास यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर, ये सभी लोग छोटी क्लास में आप पढ़ते चले आए कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए शारीरिक विकास, उसके बाद मोटर विकास, उसके बाद भावात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास, ये सारी जो विकास की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें भी आपको 11 नंबर पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा। अगला है कि नवजात की देखभाल कैसे करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको कैसे देखभाल करते हैं, ये चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, ये चीज़ें आपको समाज में बतानी होंगी। आपका जो पद है मुख्य सेविका का, तो आपका कर्तव्य होगा कि ये सारी चीज़ें हम महिलाओं को, आप लोग महिलाओं को बताएंगे। स्तनपान के तरीके, कैसे स्तनपान बच्चों को करवाते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद कुपोषण एवं जो है पूरक पोषण क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवन चक्र के दौरान पोषण जो है, शैशवावस्था क्या होता है, बचपन क्या है, किशोरावस्था क्या है, भारत की शिशु मृत्यु एवं जो है दर एवं मातृ मृत्यु दर क्या है, इसके बारे में भी आपको जो है अपडेट रहना है। इससे थोड़ा सा आपको ईयरली पूछ लेते हैं, ग्राफ के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद है खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण, है ना। खाना पकाने का मतलब ये है कि खाना पकाने के साथ साथ आपको ये रखना है कि इसमें पोषण तत्व नष्ट ना हो, कैसे आप खाना पकाएंगे। उसके बाद खाद्य पदार्थों के अंकुरण, जो भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंकुरण से संबंधित आपको चीज़ें बतानी है कि कैसे करना है। उसके बाद किण्वन से क्या क्या चीज़ें होती हैं जो किण्वन से प्राप्त होती हैं, खाद्य में तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और ये सारी चीज़ें हम आपको विधिवत अपने चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षण के प्रकार और उनकी अनुसूचियां क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। अगला जो हमारा आता है, तो अगला है रोग क्या होते हैं, है ना। रोग क्या है, कौन कौन से रोग होते हैं और कौन सा रोग किस चीज़ से होता है, किस कमी से होता है, ये वायरस से होता है या फिर जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, किसके कारण होता है, इसके बचने के उपाय बताना है, ये कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे होती है और इसके उपचार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसे बुखार होता है, बुखार में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके रोकथाम क्या होते हैं, अगर रोगी है तो उसे हमें कैसे ठीक करना है, आप घर में हैं तो उसका जो है इलाज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद थेरेपी क्या होता है, काली खांसी होती है, काली खांसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे इसके उपचार होते हैं, ये कैसे फैलती है और इसके बचने के उपाय कैसे होते हैं। उसके बाद टिटनेस कैसे फैलता है ना। उसके बाद पोलियो माइलाइटिस क्या होता है, खसरा क्या होता है, तपेदिक क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है और हेपेटाइटिस क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किससे फैलता है, डेंगू किससे फैलता है, टाइफाइड क्या होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दस्त क्या होती है और उसके बाद क्रमिक श्रमकरण क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, कारण और लक्षण, इसके इलाज। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है इसके कारण क्या क्या हैं, ये जो सारी जो आपके रोग दिए हुए हैं, जो बीमारियां हैं, इनके कारण क्या हैं, कैसे ये फैलती हैं और इनके लक्षण क्या हैं। इनके लक्षण, इसका मतलब है कि अगर आपको डेंगू हो गया है तो कैसे पहचानेंगे, इसके मतलब लक्षण आपको दिखने चाहिए, लक्षण भी आपको पता होने चाहिए कि डेंगू होने पे जो रोगी है वो किस तरीके से जो बिहेव करता है। और उसके बाद इसका इलाज क्या है, कैसे इसके इलाज करते हैं, इलाज के लिए, इलाज के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इसकी जो है सुविधाएं हैं, कैसे इसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, देखिए रोग के बाद आपको क्या है, परामर्श भी लेना होगा। परामर्श क्या चीज़ होती है, आपको किससे परामर्श लेना है, सलाह आपको किससे लेना है। तो इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ समझना है, परामर्श क्या होता है इसका अर्थ समझना। उसके बाद आवश्यकता और तकनीक मतलब जो है आपका टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद प्रभावी संचार और इसके कौशल के बारे में भी आपको समझना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य एजेंसियां का मतलब है कि यहाँ पे स्वास्थ्य एजेंसियां जो होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, जैसे आपका क्या हो गया, WHO क्या होता है, उसके बाद यूनिसेफ क्या होता है, फिर आपका ये रेड क्रॉस क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब इनके मुख्यालय कहाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO में होता क्या है, ये है क्या संस्था, कहाँ पे है, कहाँ पे डेवलप किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एजेंसियों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम क्या होता है, जन्म से पूर्व, इसका मतलब
जन्म से पूर्व का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब कब टीकाकरण करवाया जाता है महिलाओं का। उसके बाद जन्म से के पश्चात टीकाकरण मतलब क्या समय अवधि होती है बच्चों के लिए, टीकाकरण मतलब टीका करने के लिए क्या क्या समय अवधि होती है, और कैसे कैसे जो है इनको टीकाकरण किया जाता है। तो ये पूरा सिलेबस हमारा हिंदी में हो गया है, और यहाँ पे जो सिलेबस है वो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों भाषाओं में यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो सिलेबस के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आपको सारा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे कमेंट करिए कि हमें जो है इसकी जल्द से जल्द क्लास चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं तो हम इसकी क्लास जल्द से जल्द जो है चलाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि जो भी बच्चे हैं यहाँ पे केवल फीमेल जो है यहाँ पे हैं, यहाँ पे केवल फीमेल जो है बच्चे हैं। और सभी बच्चों का ये है कि अगर आपने मेहनत अच्छे से कर लिया तो 1/4 में माइनस मार्किंग में आपका सिलेक्शन श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैटेगरी, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल बाहर हो गए। पहले अगर बात करें तो पहले तो आपके जो मेल होते हैं, आप लोग परेशान होते हैं कि मेल पढ़ने में मतलब मेल जो होते हैं वो पूरे बाहर हो गए। इसका मतलब इस वैकेंसी से मेल बिल्कुल बाहर हो गए। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि दूसरी कंडीशन ये है कि वो बच्चे बिल्कुल बाहर हो गए हैं जो सबसे पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, जिन्होंने बीए नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने बीए नहीं किया है वो बाहर हैं। अब इसमें वो भी बाहर हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है, जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो भी बाहर हो गए, और जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वो भी बाहर हो गए। इसका मतलब है कि ये बीएससी वाले बिल्कुल बाहर हो गए और बीकॉम वाले भी बच्चे बाहर हो गए। अब इसमें बच्चे कौन से हैं? बीए वाले वे बच्चे बचे हुए हैं जिनके सब्जेक्ट इस जो है वैकेंसी से रिलेटेड थे। पहले ही बात करें तो जिनके सब्जेक्ट इस जो है वैकेंसी से रिलेटेड थे वही बच्चे इसमें आए। अब बहुत सारे लगभग आपके 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनके सब्जेक्ट तो मैच कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो पेट का स्कोर है, जो यूपीएससी का पेट का स्कोर है वो उनके पास नहीं है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। अगर अभी आप जो है पेपर वगैरह में देखेंगे इसके जो इसकी वैकेंसी है वो 2600 प्लस है। आप समझ रहे हैं कि केवल फीमेल के लिए, और इतनी सारी कैटेगरी लगा दी गई है। आप लोगों का काम है कि आप अच्छे से इस पोस्ट के लिए मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, सिलेक्शन आपका होगा। और 2600 प्लस जो पोस्टें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें कितनी सारी कैटेगरी लगा दी हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें जो क्लासेस हैं इसकी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।